मैं केशव साहू आपके साथ। अभी तक तो आपने देखा था मध्य प्रदेश में बेरोजगारी पे आंदोलन होते थे और एससी एसटी के लोगों ने भी धरना प्रदर्शन आंदोलन करे हैं। लेकिन यहाँ तो मामा के राज में थोड़ा अलग ही मैटर है। हमारे साथ निशा बांगरे बनी हुई हैं जो कि डिप्टी कलेक्टर हैं। उनसे जानते हैं कि आपको न्याय की जरूरत क्यों पड़ी और न्याय पद यात्रा निकाल रही हैं अमला से डायरेक्ट सीएम हाउस पहुंचेंगी। उनसे जानेंगे न्याय की जरूरत आपको क्यों पड़ी मैम। न्याय की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अन्याय हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आपको मालूम होगा कि 22 जून 2023 को मैंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया था। 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने जो है मेरा त्यागपत्र मंज़ूर नहीं किया है। अ, वजह यही थी कि एक सर्वधर्म प्रार्थना मैंने अपने मकान के उद्घाटन में रखी थी। उस प्रार्थना में उपस्थित होने की अनुमति जो है उन्होंने लिखित में उसको निरस्त किया है कि उन्होंने लिखा कि किसी भी स्वरूप में आपको इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होना है। तो इस लोकतंत्र में जब अपने ही घर के उद्घाटन में आप अपने धार्मिक आस्था के अनुरूप उपस्थित नहीं हो सकते, जहाँ पर भगवान बुद्ध की अस्थियाँ भी आई थी, तो भारत देश का संविधान सभी को जो है धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता देता है। लेकिन अगर एक अधिकारी होते हुए भी मुझे उन अधिकारों का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, तो फिर मैंने अपने पद से त्यागपत्र दिया कि मुझे ऐसे पद में नहीं बने रहना है जिसमें मैं अपने स्वयं के अधिकार नहीं प्राप्त कर सकती, तो फिर मैं दूसरों के साथ क्या न्याय करूँगी? तो मैंने उसका जो है त्यागपत्र दिया और उसके कुछ समय पश्चात मैंने पुनः, क्योंकि अब नौकरी छोड़ने के बाद जो है घर पे तो नहीं बैठ सकती, तो हमने एक लेटर और लिखा कि अब मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है, क्योंकि मेरे साथ जो ये अन्याय हुआ ये राजनैतिक मंशा से हुआ है। तो राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं जाएँगे, जब तक अच्छी सोच के लोग नहीं वहाँ बैठे होंगे, तब तक ऐसे कई अन्याय जो घटित हो रहे हैं और होते रहेंगे। इसीलिए मैंने प्रण किया कि मुझे फिर विधानसभा चुनाव लड़ना है, विधायिका में जाना है, ताकि हम ऐसे कानून बना सकें, ऐसी व्यवस्था स्थापित कर सकें, जिसमें महिलाओं के साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और सदियों से हाशिए में रहे वर्गों के साथ जो है अन्याय ना हो सके। तो इसीलिए मैंने जो है चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और मैंने सामान्य प्रशासन विभाग को भी चिट्ठी लिखी है। लेकिन उसके बाद भी अभी तक सोई हुई है, हमारे मामा जी सोए हुए हैं, प्यारे शिवराज मामा जी, उनको जगाने के लिए जो है मुझे आमला बैतूल से मुख्यमंत्री निवास तक पदयात्रा करके जाना पड़ रहा है, ताकि हम उनको बता सकें कि आपके जो ज़िम्मेदार अधिकारी हैं वो किस तरीके से प्रताड़ना दे रहे हैं। संज्ञान में तो उनके होगा ही, लेकिन वो जाग नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें उठाने के लिए हमें जाना पड़ रहा है। यही इसका मकसद है कि जो तमाम महिलाओं के साथ इस प्रदेश में, देश में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, मैं भी उसी का हिस्सा बन गई हूँ। मेरे साथ भी एक पढ़ी-लिखी महिला के साथ अगर इस तरह का अन्याय सरकार कर सकती है, तो आप समझिए कि बाकियों के साथ क्या होता होगा। तो ये जो संविधान हमारा खतरे में है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और मुझे अवसर की समानता नहीं दी जा रही है, मुझे रोका जा रहा है कि मैं चुनाव ना लड़ पाऊँ। एक तरफ महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं राजनीति में और दूसरी तरफ ये दोहरा चरित्र अपना करके जो है मुझे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा रोका जा रहा है। तो इस अन्याय के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम बाबा साहब के वंशज हैं, उन्होंने हमें लड़ना सिखाया है, तो हम लड़ेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो अभी तक गहरी निद्रा में हैं, उनको जगाने के लिए हम भोपाल पहुँचेंगे। आपने चुनाव लड़ने का ठाना है लेकिन अभी आपने पार्टी का कोई जिक्र नहीं किया है। बिल्कुल जो मेरी विचारधारा से मेल खाएगा, उसके पर विचार किया जाएगा, पहले त्यागपत्र मंज़ूर हो जाए। आपकी यात्रा कितने किलोमीटर की है? आप क्या है एक क्षेत्रीय कलेक्टर नहीं, आप पूरे मध्य प्रदेश का एक चर्चित चेहरा बन गए हैं, तो कितने किलोमीटर की आपकी यात्रा हुई है और आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ कुछ दिन कहीं धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर कैसा क्या करेंगे? आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? हम 28 तारीख से निकले थे। आज हम बुधनी में बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है। यहाँ मैं लोगों से चर्चा कर रही हूँ और ये आगे बढ़ेगी। कुल ये 11 दिनों की यात्रा है। 335 किलोमीटर पड़ते हैं। पदयात्रा जो है वो लगभग 200-250 किलोमीटर की है और हम जो है 9 तारीख को भोपाल पहुँचेंगे, 28 तारीख को वहाँ से निकली थी। तो यहाँ हमारे साथ बनी हुई थी डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे जी।
पार्टी उन्हें नहीं बताई, लेकिन चुनाव लड़ना निश्चित है। जो भी पार्टी से उनका विचार मिलेंगे उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हम आमरण अनशन मुख्यमंत्री निवास के सामने ही मैं शुरू करूंगी अगर उन्होंने कागपत्र नहीं मंजूर किया, क्योंकि हाईकोर्ट को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो 9 तारीख के बाद फिर मैं आमरण अनशन पर। इस बीच अगर कानूनी कार्रवाई हो गई आपके ऊपर, तो आपकी क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, और अपने मध्य प्रदेश के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? हम किसी भी कार्रवाई से डरते नहीं हैं, क्योंकि हम न्याय की लड़ाई के लिए निकले हैं। और ऐसे अन्यायी और पापी लोग तो जो है वो अपना पाप करने का काम करेंगे ही, लेकिन हम उन सब चीज़ों से डरते नहीं हैं। जो भी होगा हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एक त्यागपत्र और एक विधानसभा चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है। हमारा मकसद उससे ज़्यादा बड़ा है। तो उस मकसद के आड़े ये सब चीज़ें आएंगी, उसको झेलने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि हमारे आदर्श भगत सिंह हैं, हमारे आदर्श डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। जब भगत सिंह इतनी कम उम्र में अपने आप कुर्बानी दे सकते हैं, तो मैं भी आमरण अनशन करके अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी परेशानी आएगी उसको देखा जाएगा। लास्ट सवाल और है, अगर मामा ने आपकी बात मान ली और मामा ने बोल दिया हमारी तरफ से हमारी पार्टी में आप आ जाओ, तो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि इनकी मंशा इतनी अच्छी नहीं है। अगर होती तो इतने महीने तक रोका नहीं जाता। बीजेपी से जिनको टिकट देनी थी, एक दिन में उन्होंने स्वीकार किया। अति आवश्यक सेवा डॉक्टर जैसे पोस्ट को उन्होंने एक दिन में स्वीकार किया। तो मुझे कोई आशा नजर नहीं आती मामा जी से। साफ क्लियर कर दिया है मैम ने यहाँ पर, जो जिससे विचार मिलेंगे उसके साथ जाएंगी। रतनलाल बाथम हैं सर आप। देखिए, एक वरिष्ठ पदाधिकारी डिप्टी कलेक्टर रैंक में रहते हुए भी आपको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। महिलाएं, मामा बोलते हैं मेरी बहनें, मेरी भांजियां, लेकिन ये बहन भी है, भांजी भी है।